चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है, जल्दी से एक बार कंफर्म कर देंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों में से जितने भी बच्चों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस सेशन को जो है एनर्जी दी है, तो आप लोगों को ये पूरा सेशन समर्पित। जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हैं इस सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी हाँ आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के इस सेशन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से बोला गया है कि दिए गए चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखें और बताएं कि यह क्या दर्शाता है। ये आप लोगों का एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आया था, आप लोगों की इमेज दी गई थी पेपर के अंदर में और आपको बताना था कि ये क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो बताइए ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या आप लोगों को दर्शा रही है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं कंटिन्यूअसली। देखिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि पृथ्वी यहाँ पर में है, ये सन है और ये मून है, और ये जो आउटर में दिखाया गया है ये पृथ्वी का जो समुद्र है, हमारा समुद्र जो है वो दिखाया गया है। तो इस तरीके से सूरज अपनी ग्रेविटी की वजह से जो है पानी को अपने तरफ में खींच रहा है, मून अपने ग्रेविटी की वजह से पानी को खींच रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में क्या होता है कि जो खिंचाव होता है ना वो बट जाता है, मतलब कुछ हिस्सा, कुछ खिंचाव इधर में सूरज की वजह से समुद्र, क्योंकि पानी के ऊपर में ग्रेविटी का असर पड़ रहा है, ठीक है, तो कुछ हिस्सा इधर साइड में खींचा जाता है, कुछ हिस्सा इधर साइड में खींचा जाता है। तो जो ज्वार भाटा होता है, मतलब पानी का जो लेवल बढ़ना होता है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। तो ऐसी स्थिति में जो आप लोगों के ज्वार भाटा बनते हैं, मतलब पानी का स्तर का बढ़ना एक समय में कम होना, ठीक है, जो भी हिस्सा यहाँ पर में रहेगा, जो ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर में, पानी का स्तर बढ़ता और घटता जो है ना, ठीक है, तो इस तरीके की जब पोजीशन आती है तो उसको लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। कई बार हम इसको नीप टाइड या फिर लघु ज्वार भी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और जब तीनों के तीनों सेम एक प्लेन में होते हैं, मतलब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, तीनों एक सेम पोजीशन के अंदर में होंगे तो उसको कहा जाएगा स्प्रिंग टाइड। ठीक है, बृहत ज्वार भाटा। ठीक है, तो बृहद ज्वार भाटा या बड़ा वाला ज्वार भाटा स्प्रिंग टाइड और लघु ज्वार भाटा नीप टाइड। तो ऐसी स्थिति जो बनती है आप लोगों की उसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, नीप टाइड या फिर आपका लघु ज्वार भाटा। इसको जो है फ्रेंड्स इस जो पोजीशन है ये वाली पोजीशन को क्वाड्रेचर पोजीशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर। ठीक है, क्वाड्रेचर पोजीशन, क्वाड्रेचर पोजीशन। ठीक है, जिसके अंदर में ये समकोण एक राइट एंगल बना रही है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से राइट एंगल बन रहा है, इसको क्वाड्रेचर बोला जाता है। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में इसका कई बार ट्रांसलेशन जो है वो गलत करके आता है, जैसे एक बार मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि जो इसको हिंदी में अगर हमें कहना है क्वाड्रेचर को तो हमको समकोण ही बोलना पड़ेगा। लेकिन एक पेपर में क्वेश्चन आया था आपका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर के अंदर में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कि जब ज्वार भाटा तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा चतुर्भुज की स्थिति में मिलते हैं। चतुर्भुज की स्थिति नहीं होती है वो क्वाड्रेचर स्थिति होती है। क्वाड्रेचर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सन है, ठीक है, यहाँ पर में हमारी अर्थ है और यहाँ पर में मून है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ऐसा जब समकोण बनता है आपका, ठीक है, उसको क्वाड्रेचर बोलते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर था उसने जो ट्रांसलेशन किया था उसका चतुर्भुज किया था, जबकि समकोण होना चाहिए था इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, जब समकोण बनाते 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर में इस तरीके से, तो उसको कौन सा वाला ज्वार भाटा कहा जाता है? DSSB का एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो इसको नीप टू या निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज, ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज जब तीनों एक रेखा के अंदर में रहेंगे तो उसको कहा जाएगा स्प्रिंग टाइड, बृहत ज्वार भाटा। ठीक है, एक ही रेखा में जब रहेंगे, जब वो समकोण बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल बनाएंगे या क्वाड्रेचर, ठीक है, क्वाड्रेचर पोजीशन बनाएंगे, यहां फिर से मैं लिख देता हूं, क्वाड्रेचर पोजीशन बनाएंगे, क्वाड्रेचर, ठीक है, क्वाड्रेचर पोजीशन बनाएंगे तो उसको कहा जाएगा आप लोगों का, ठीक है, नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा। ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, पानी का स्तर बढ़ता घटता है, ये सारी चीजें होती रहती है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स डी हो जाएगा। नाउ अब देखिए पानी का स्तर जब बढ़ता और घटता है इससे और क्या चीज होती है? ज्वार भाटा जो है आप लोगों को और किस चीज में काम आता है? जहाजों के नेविगेशन के अंदर में कौन मदद करता है? क्योंकि देखो पानी का स्तर, जब पानी का स्तर बढ़ेगा ग्रेविटेशन की वजह से, तो पानी का स्तर बढ़ेगा तो वो ज्यादा और ज्यादा किनारे तक आएगा, तो क्या होगा, आपका जहाज आप और ज्यादा अंदर तक और ज्यादा आगे तक ले जा सकते हो, क्योंकि अगर कम पानी रहेगा तो आप यहीं पर आपको उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो पानी का स्तर थोड़ा और आगे तक जाएगा, जब पानी ऊपर लेवल बढ़ेगा तब। तो ज्वार भाटा जो है, ठीक है, आप लोगों के, ठीक है, एरिया ऑफ हाई टाइड, जब हाई टाइड ज्वार जब आता है ना, यहाँ पर में उच्च ज्वार आता है जब, ठीक है, हाई टाइड जब आती है
तो वो नेविगेशन में मदद करती है। हाई टाइड, लो टाइड का मतलब होता है पानी का लेवल का कम होना। अगर पानी का लेवल कम होगा तो पानी और पीछे तक चला जाएगा, तो फिर आप नेविगेशन मतलब नौकायान कैसे चलाओगे, शिप्स को कैसे चलाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की हाई टाइड जहां पर में उच्च ज्वार क्षेत्र होता है वहां पर में नेविगेशन के अंदर में या फिर शिप चलाने के अंदर में भी मदद होती है आप लोगों की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए आप लोग, जब हाई टाइड आता है ना तो पानी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है और वो ऊपर तक जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं रोकूं तो आपका जो टाइटेनिक है वो यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे उतर के आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है, लो टाइड में। लेकिन अगर हाई टाइड हो गया तो भाई आप यहाँ तक ले जा सकते हो अपने जहाज को, ठीक है, तो आपका जहाज और आगे तक जाएगा। तो हाई टाइड के अंदर में आपको नेविगेशन या फिर जहाज चलाने में मदद मिलती है। समझ में आया क्या? जल्दी से बता देंगे, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए एक बार कि जी सर समझ में आ गया। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे एक बार, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पे शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। चलो थैंक यू आकृति जी। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन गलत है ये बताना है आप लोगों ने। देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला गलत है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो अरेबिक वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अरबी भाषा जो है वो दिल्ली सल्तनत की भाषा थी। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो यहाँ हाँ लिखिए, अगर नहीं है तो फिर सही क्या है वो बताइए आप लोग। दिल्ली सल्तनत के समय में जो सिक्के चलाए जाते थे उनको देहलीवाल कहा जाता था, देहलीवाल, ठीक है, सिक्के जो दिल्ली के अंदर में चलते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत के समय में उसने जो है 1206 से 1210 के बीच में शासन किया है। दिल्ली जो है फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत, तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी, तोमर राजपूतों के समय में। अब देखिए अगर आप लोग कंटिन्यूस लेक्चर देखते हो अच्छे से, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि जो अरबी है ये जो है इसकी भाषा नहीं थी, ठीक है, कामकाज की। ये भाषा जो अरबी जो भाषा थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय में वो भाषा थी आपकी पर्शियन, ठीक है, पर्शियन, या जिसको आप लोग फारसी भाषा बोलते हो, ठीक है, फारसी। तो फारसी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, दिल्ली सल्तनत की भाषा थी। तो ये आपका गलत है, तो गलत वाला ही तो आपको बताना था, तो गलत वाला बताना था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा दिल्ली के समय में जो सिक्के ढलते थे उसको क्या कहा जाता था, जल्दी से लिख दीजिए आप लोग, जल्दी से आप सभी के सभी लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से जो बोल रहा हूँ वो एक्टिविटी करते जाइए, एक्टिविटी करोगे तभी जो है आप लोगों को फायदा होगा। एक्टिविटी करने से ही आप लोगों का जो है रिटेंशन, जो आप लोग पढ़ रहे हो वो सारी चीजें रिटेन हो पाएंगी। दिल्ली सल्तनत पहली बार किसके समय में जो है फ्रेंड्स राजधानी बनी थी, ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली सबसे पहली बार राजधानी बनी थी, तोमर राजपूतों के समय में, याद रख लीजिए आप लोग जी। बिल्कुल ये आप लोगों के एस्टेट और बाकी जितने भी एग्जाम्स है जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी में काम आएगा आप लोगों का, ठीक है। इवन आपका DSSS बीपीएससी टीआरई सारी एग्जाम्स के अंदर में काम आने वाला है ये। तो ये याद रखेगा तोमर राजपूतों के समय में बनी थी पहली बार दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो है राजधानी। तो अरबी नहीं फारसी भाषा थी, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1206 से 1210 के बीच में उसने शासन किया है। अब देखिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों का, 1206 से 1210 के दौरान दिल्ली पे शासन किसने किया। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों के मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर में काम आएंगे ये क्वेश्चंस, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आंसर आप लोगों को 1206 से 1210 के दौरान दिल्ली में शासन किया किसने, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया ने, ठीक है, अनंगपाल ने। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। और अगर चाहते हो कि इसी तरीके से प्रैक्टिस के साथ में क्वेश्चंस आपको करवाता रहूं, मैं प्रैक्टिस भी करवाता रहूं ताकि आपको याद हो जाए, तो आप लोग जो है सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। एक बार जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं हर एक बच्चा एटलीस्ट एक एक जगह पे शेयर जरूर कर देगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो 1206 से 1210 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर शासन किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा दिल्ली सबसे पहले राजधानी किसके समय में बनी थी, कौन से राजपूतों के समय बनी थी, तो दिल्ली पहले बार राजधानी बनी थी तोमर राजपूतों के समय में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, तोमर राजपूतों के समय में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब देखिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था DSSS पीजीडी के अंदर में, और सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का एसएससी एमटीएस के अंदर में भी आया हुआ है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग अगर ये लेक्चर अच्छे से देखते हो तो आप लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। कितने लोग मानते हैं कॉन्फिडेंस मिल रहा है यहाँ पर में इस तरह से क्वेश्चन करने पे, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, ठीक है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्रेंड उसने दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक 1206 से 1210 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है, आपको बता रहे हैं, सीटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। डेमोक्रेसी की मेन जो है खासियत कौन सी होती है ये बताएंगे आप लोग।
डेमोक्रेसी की खासियत तो लोकतंत्र की मूल विशेषता होती है कि वहां पर में सभी लोगों को समानता दी जाती है, समानता, ठीक है, इक्वेलिटी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू है आप लोगों का, ये याद रखना है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर में इक्वेलिटी, समानता जो है उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि इक्वेलिटी को, समानता को जो है वो स्थापित किया जाए, इक्वेलिटी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आप लोगों का इक्वेलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है आप लोगों का कि हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, एक पर्टिकुलर एज अगर उसने अटेन कर ली है, मान लो 18 ईयर्स की एज है, तो अगर उसने वो एज अटेन कर ली है तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो वोट देने का अधिकार। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ था 26, ठीक है, जनवरी, ठीक है, 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय तक हमारे भारत के अंदर में जो वोट देने की एज थी वो थी 21 साल, ठीक है, 21 ईयर्स की जो एज थी वो थी। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कितना था जब संविधान लागू हुआ उस समय में? उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एज थी 21 साल। लेकिन फ्रेंड्स 61वां संविधान संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1988 के अंदर में। इस संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया, इस एज को घटाकर आपका 18 साल कर दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछ सकते हैं कि कब किया गया, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत जो है इसको आपका एज को घटाकर 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी थी, उस समय कितनी थी? तो दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं आपका सीएचएसएल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत किस आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, ठीक है, कोई भी हो, भारत का नागरिक है अगर तो उसको वोट देने का अधिकार है। ये कौन से कितनी एज के अंदर में है? तो भाई देखिए यहाँ पर मैं ये पूछा अभी फिलहाल के अंदर में, उसने कुछ नहीं बोला कि पहले कितना था, 18 साल है, ठीक है। पहले अगर पूछता कि भारत के संविधान लागू होने के समय कितनी थी, तो आंसर क्या होता वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर ये पूछा होता कि उस समय कितनी थी जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे। नाउ फ्रेंड्स, कंदारिया महादेव टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। कंदारिया महादेव टेम्पल जो है कौन से राजा ने बनवाया था, ठीक है, कौन से राजवंश के राजाओं ने बनवाया था? कंदारिया महादेव टेम्पल आप लोगों को फ्रेंड्स खजुराहो के अंदर में मिलेगा। खजुराहो, खजुराहो कहां पर में है? खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिलेगा। उस इसको उसी जो है जगह पे खजुराहो के जो मंदिर है उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर में, ठीक है। तो चंदेला राजवंश के जो शासक थे, चंदेला राजवंश के जो शासक थे उन लोगों ने इसको बनवाया था, ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंदेला राजवंश में भी धंग देव, राजा धंग देव जो थे उन्होंने 999 जो एडी है उसमें इसका निर्माण करवाया था, कंदारिया महादेव टेम्पल। इससे क्लियर है कंदारिया महादेव टेम्पल शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बनती है। कंदारिया महादेव टेम्पल कहां पर में है? पहली बात मध्य प्रदेश के खजुराहो के अंदर में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। चंदेला राजवंश के राजाओं ने इसको बनाया था, उसमें भी सबसे मेन योगदान जो है राजा धंगदेव का है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, कंदारिया महादेव टेम्पल चंदेल शासकों ने बनवाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट के अंदर में जल्दी से। जितने लोग देख रहे हैं मैं चाहूंगा कि हर बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करे, ठीक है। हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करेगा अगर आप लोगों को याद हो गया है तो। कंदारिया महादेव टेम्पल कौन से राज्य में है ये बताएंगे आप लोग जल्दी से मुझे, कौन से राज्य के अंदर में मौजूद है बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है ना एग्जाम्स है, उन बड़ी बड़ी एग्जाम्स के अंदर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि त्रिरत्न बच्चों को याद नहीं रहते। बताइए, देखते इस क्वेश्चन का आंसर, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बताइए क्या बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ कौन सा वाला 3 रत्नों में से नहीं है? मतलब बाकी के जो है 3 रत्न हैं, एक नहीं है। देखिए बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 रत्न बुद्धिज्म में बताए गए। अहिंसा जो है ना फ्रेंड्स, ये बुद्धिज्म की टीचिंग है, गौतम बुद्ध ने बोला है कि अहिंसा करो, लेकिन वो रत्न नहीं है। 3 रत्न जो बताए गए, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है, ये है कि बुद्ध बनने की कोशिश करनी है,
धम्म का पालन करना है मतलब धर्म का पालन करना है, और संघ में रहना है, संगति जो संघ है, बौद्ध बुद्धिस्ट संघ जो होते हैं ना, उसके अंदर में आपने रहना है साथ में। और जो जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, ऐसा उस समय में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों ने कहा था। ठीक है, तो अहिंसा जो है फ्रेंड्स टीचिंग है। ठीक है, लेकिन त्रिरत्नों में नहीं है, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ, ये तीन है। जल्दी से तीनों लिख दीजिए आप लोग, तीन। ठीक है, और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के तीन रत्नों में से एक नहीं है, नहीं था? देखिए एमपी एचएस टेट वर्ग एक के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी बता दीजिए आप लोग। जी, तो आप लोग आंसर करेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीम बेट का जो गेव्स है, गुफा है, उसको देखा और उनके शैल चित्रों को जो है खोजा था? तो कौन था जिसने भीम बेट का गुफा को देखा था? तो भीम बेटका की जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, मध्य प्रदेश के अंदर में मिलेंगी आपको, नर्मदा नदी के थोड़ा सा दूरी के ऊपर में। ठीक है, और वी एस वाकनकर, ठीक है, विष्णु एस वाकनकर, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा था। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं को। भीमबेटका की गुफाएं जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर मैं आपको इन गुफाओं में, ठीक है, 500 से भी ज्यादा जो है आप लोगों की यहाँ पर में गुफाएं हैं। ठीक है, और इन गुफाओं के अंदर में आपको चित्रकारी मिलती है अंदर में, तो इन्होंने चित्र बनाए थे। ओके, तो भीमबेटका की गुफाएं विष्णु वाकनकर जो है उन्होंने खोजी थी, ये याद रखिएगा आप लोग। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया, मतलब पूरी दुनिया की धरोहर घोषित किया गया है इसको। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2003 में इसको विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था इसको, भीमबेटका को। मध्य प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, विष्णु एस वाकनकर, विष्णु श्रीधर वाकनकर, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर में, मध्य प्रदेश में। और ये पैल्योलिथिक एज का समय की है, मतलब सबसे जो पुराने ह्यूमंस थे, जो सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन थे हमारे, वो यहाँ पर में रहा करते थे। भीमबेटका की खोज किसने की थी? एमपीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो आप लोग आंसर इसका लगा देंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, जल्दी जल्दी से सभी लोग लगा देंगे, ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णुधर, ठीक है, वाकणकर ना। मेगालिथ जो है फ्रेंड्स, किस चीज को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता था? मेगालिथ, देखो लिथ का मतलब क्या होता है ये समझ लो आप लोग। लिथ का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, लिथ मतलब पत्थर, पत्थर। ठीक है, और मेगा का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा। ओके, तो बड़े बड़े पत्थर जो है फ्रेंड्स वो यूज किए जाते थे। तो मान लीजिए कि ये राजू है, और ये राजू मर गया। ठीक है, अब इसकी कबर बनाई और दफना दिया उसको। ओके, तो उसके आसपास में ऐसे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पर में एक बरियल साइट है। बरियल साइट का मतलब एक जो है शवादान है, दफन किया गया किसी का, दफन स्थान है यहाँ पर में, बरियल साइट है, किसी ना किसी को दफनाया गया है। ठीक है, तो बरियल साइट। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, तो इसको मेगालिथ कहा जाता था। मेगालिथ जो है, या बड़े पत्थर रखे जाते थे, ये चिन्हित करने के लिए यहाँ किसी ना किसी की कबर है। ठीक है, आप लोगों ने वो गाना सुना होगा कि आ, पत्थर के सनम मैंने तुझे मोहब्बत का खुदा माना। ठीक है, तो आप लोग जो है वो यहाँ बोल सकते हो कि लीथ के सनम मैंने तुझे मोहब्बत का खुदा माना। लीथ का मतलब भी पत्थर ही होता है। ठीक है, चलिए, लिथोस, ये एक्चुअली लीथ जब जो शब्द है ना, ये आपका लिथोस से आया है। लिथोस, लिथोस का मतलब भी पत्थर होता है, तो उसी से ये लीथ शब्द बना है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए एनसीईआरटी के अंदर में इस तरीके की एक इमेज भी दी गई है आप लोगों को, जहां पर मैं बताया गया कि यहाँ पर में बरियल साइट जो है, ठीक है, उसके आसपास में। और ये आप लोगों को मेगालिथ मतलब इस तरीके के बरियल साइट जहां पर में लोगों को दफनाया जाता था, वो आपको दक्कन का पठार, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, बहुत सारे जगहों के ऊपर में करीब 3000 साल पहले जो है मेगालिथ मतलब इस तरीके से दफना कर आजू बाजू में पत्थर रखने की प्रथा मिलती है आपको। ठीक है, दक्कन के अंदर में, साउथ इंडिया के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कश्मीर के इलाकों के अंदर में ये प्रथा मिलती है आपको 3000 साल पहले। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा जो है वो कितने वर्ष पहले? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो महापाषाणों को खड़ा करने की जो प्रथा थी फ्रेंड्स, ये करीब आप लोगों की 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये दक्कन का जो पठार है यहाँ पर में, उसके अलावा और दक्षिण में चले जाओगे वहां, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में और कश्मीर के अंदर में भी आप लोगों को ये प्रथा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो महापाषाण, महापाषाण मेगालिथ करीब 3000 साल पहले ये प्रथा जो है भारत के अंदर में प्रचलित थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। तो यहां पर मैं आपको बोला गया नस्तलिक और शिकस्ते, ये दो टाइप है। ये किसके टाइप है? लेखन के स्टाइल है, मतलब जो अरबी या उर्दू जो है जब लिखा जाता है तो उसको लिखने के स्टाइल है ये। नस्तलिक जो है आप लोगों का ये डेंस है, ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, और शिकस्ते जो है ये कर्सिव राइटिंग है और इजी है। तो अगर मैं आप लोगों को इन दोनों के बारे में बताऊं, सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर आप देखोगे तो अलग अलग है। नस्तलिक और शिकस्ते क्या है, ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम के अंदर में। ये लिखने के प्रकार है, हस्तकला के प्रकार है, ये लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियां है। नस्तलिक जो है ये, ठीक है, फारसी, अरबी, उर्दू ये लिखा जाता है इसमें। ये धारा प्रवाह होती है, ठीक है, कर्सिव होती है नस्तलिक, और इजी टू रीड होती है, मतलब उसको पढ़ा जा सकता है आसानी से। ठीक है, नस्तलिक को। लेकिन जो शिकस्ते होती है वो बहुत ज्यादा डेंस होती है, सघन होती है। ये देखिए आप लोग, इतना सारा पूरा चिपका चिपका के एक के ऊपर एक के ऊपर एक लिख दिया है, पढ़ेंगे कैसे इसको? और संक्षिप्त में लिखा जाता है इसको, बहुत ही एकदम छोटे में लिख दिया जाता है। ओके, तो इसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, आप शिकस्त खा जाओगे इसको पढ़ने में। ओके, तो नास्तलिक और शिकस्त ये दो, अरबी, ठीक है, उर्दू और फारसी, ठीक है, ये इनको लिखने के प्रथाएं है, ठीक है, प्रकार है। और ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि किसका क्या होता है करके। ठीक है, धारा प्रवाह होती है नस्तलिक, ठीक है, और शिकस्ते जो है सघन होती है, डेंस होती है, और पढ़ना कठिन होता है। शिकस्त खा जाओगे आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग लगा दीजिए। अब क्या होंगे इसका आंसर बता दीजिए। नस्तलिक जो है ये डेंस होती है और मोर डिफिकल्ट होती है, नहीं, ये बात हो रही है शिकस्ते की। ठीक है, डेंस और डिफिकल्ट होती है शिकस्ते। वही अगर मैं बात करूं कर्सिव होती है और इजी टू रीड होती है, वो होती है नस्तलिक। उल्टा दिया हुआ है, तो कौन सा गलत है? तो दोनों के दोनों गलत है, दोनों उल्टा दिया हुआ है। तो बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों रॉन्ग है, ये इसका मतलब हो गया। नाइदर 1 नॉर 2 लगाने वालों, बात को समझो। यहाँ इनकरेक्ट 1 पूछा था आप लोगों से, कौन सा वाला गलत है? ठीक है, तो डी आंसर नहीं होगा। 73% लोगों ने या 72% लोगों ने, ठीक है, डी आंसर लगाया है। डी नहीं होगा आंसर। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर सी होगा, क्योंकि गलत बोला और दोनों के दोनों गलत है, तो बोथ आर आंसर। ठीक है, कितने लोगों का गलत हुआ है ये? ठीक है, अब याद रखोगे आप लोग, ये पढ़ना है आपने कि क्या पूछा गया है आप लोगों से। नेक्स्ट, मोट की मस्जिद जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किसके शासनकाल में बनाई गई थी। मोट की मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, सिकंदर लोधी के समय में, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी के समय में। देखिए फ्रेंड्स, मोट की जो मस्जिद है ना, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बनाई गई थी सिकंदर लोधी के समय काल के अंदर में। सिकंदर लोधी के एक मंत्री थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर में। ठीक है, तो ये मोट की मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोधी के समय काल के अंदर में उसके मंत्री ने बनवाई थी। बाकी बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, दिल्ली के अंदर में बेगमपुरी मस्जिद, दिल्ली में एक शहर बनाया था उसने जहां पनाह नाम से। उस शहर का नाम था जहां पनाह। जहां पनाह नाम के शहर के अंदर में उसने अपनी नई कैपिटल बनाई जहां पनाह नाम से, और वहां पर में बेगमपुरी मस्जिद बनवाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये याद रखना है आप लोगों ने। मोट की मस्जिद जो आपसे पूछा है, मोट की मस्जिद जो है सिकंदर लोधी के एक मंत्री ने बनवाई थी। ठीक है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है ये। मोट की मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद से भी पुरानी है। कुवतुल इस्लाम मस्जिद ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको बनाना शुरू किया था। बाद में उसको एनलार्ज करने का जो है, उसको बड़ा करने का जो है श्रेय दिया जाता है उसके बाद के शासकों को, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको और बड़ा किया। ठीक है, बाकी इसके ऊपर में 2 मीनारें मिलती है कुवतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर में। मीनार का मतलब होता है इस तरीके से, मस्जिद के ऊपर में जो मीनार होती है ना, वो उसकी बात हो रही है। तो मीनार जो है फ्रेंड्स, वो 2 मीनारें हैं। ठीक है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ने बनवाई थी और दूसरी वाली बनवाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो देखो कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से 1210 के बीच में उसका शासन रहा। उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उसको बड़ा किसने करवाया, एनलार्ज किसने करवाया मस्जिद को, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरू करवाया था ना, उसको बड़ा किसने करवाया? बड़ा करवाया इल्तुतमिश ने और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बट मस्जिद के ऊपर में 2 मीनारें भी है। तो एक मीनार जो है वो किसने बनवाया था? एक मीनार बनवाई थी खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय काल के अंदर में, और बाद में एक दूसरी मीनार जो है वो इल्तुतमिश के समय में बनी थी। ठीक है, मोट की मस्जिद का निर्माण किस के शासनकाल में किया गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर में भी आया, एसएससी एमटीएस के अंदर में भी। तो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों को काम आएंगे सारे के सारे लेक्चर्स। ठीक है,
तो अच्छे से देखिए आप लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। तो मोट की जो मस्जिद है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, सिकंदर लोधी के समय काल के अंदर में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया, साथ ही उसने अपनी रचनाएं भी जोड़ दी। ठीक है, तो बाबा गुरु नानक जी की जो वाणी थी, ठीक है, ये सिखों के पहले गुरु है बाबा गुरु नानक जी। ठीक है, इनके जो भी वचन थे, जो भी उनके प्रवचन थे, जो बातें थी, ज्ञान की बातें थी, उनको गुरुमुखी लिपि के अंदर में लिख दिया। ये एक नए प्रकार की लिपि है। जैसे एबीसीडी आप लोगों की क्या है, रोमन लिपि है। अ आ ई ई ये आप लोगों की देवनागरी लिपि है। वैसे ही जो पंजाबी भाषा जो आप लोग देखते हो ना जनरली, ये जो लिखावट होती है, ये गुरुमुखी लिपि के अंदर में है, गुरुमुखी लिपि के अंदर में। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि, ठीक है, किसने इजाद की थी, किसने इसका निर्माण किया था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा कि गुरु अंगद देव जो है, उन्होंने, ठीक है, क्या किया था, ये सिखों के सेकंड गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि जो है इसको इजाद किया था। और अपने से पहले वाले, क्योंकि ये सेकंड नंबर के गुरु थे, इनसे पहले कौन थे, गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी और अपनी खुद की जो भी इनकी सिखावन थी, जो भी इन्होंने सिखाया था, उसको इन्होंने गुरुमुखी लिपि के अंदर में, पंजाबी भाषा के अंदर में उन्होंने, ठीक है, लिख दिया। जो ये गुरु अंगद है, ठीक है, अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी, इनको जो है फ्रेंड्स भाई लेहना के नाम से भी जाना जाता है, लेहना। ठीक है, तो लेहना उनका एक्चुअल नाम था, लेहना। गुरु अंगद उनको नाम दिया था बाबा गुरु नानक जी ने। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी, गुरु अंगद देव जी ने। डायरेक्टली कभी भी आप पंजाबी लिपि देखो, आप लोग कहीं पे भी लिखा हुआ देखो पंजाबी भाषा के अंदर में, ये गुरुमुखी लिपि के अंदर में, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इस लिपि की रचना किसने की थी, किसने इजाद किया था उसको। तो गुरु अंगद देव जी ने किया था। सेकंड नंबर के गुरु थे, इनका नाम भाई लेना भी था। ठीक है, गुरु नानक जी जो कि पहले गुरु थे, उनके बाद में ये सेकंड नंबर के गुरु थे। ऐसे आपके दिमाग में याद आना चाहिए, और जब ये ऐसी चीजें आपको याद आएंगी, ठीक है, तब आप लोग लंबे समय तक जो है रिटेन कर पाओगे। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का DSSB जेई के अंदर में, एसएससी सीपीओ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, गुरुमुखी लिपि का विचार किस सिख गुरु ने दिया था, किसने जो है गुरुमुखी लिपि का आइडिया दिया था और उन्होंने उसको इजाद भी किया फिर। ठीक है, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु नानक देव जी। तो सेकंड नंबर के गुरु थे, ठीक है, भाई लेहना उनका नाम था। और जो है इन्होंने अपनी और गुरु नानक देव जी की वाणियों को मिलाकर इसके अंदर में गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल करके लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव जी सेकंड नंबर के गुरु थे। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है फ्रेंड्स, हमारे आज का ये जो है हमारा ये सेशन था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जितने भी बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को इसी तरीके से जो है सेशंस मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेस्ट और बहुत सारी अलग अलग जो चीजें वो आप लोगों को मिल जाएंगी।